क्या आपके लाइफ में ऐसे किसी इंसान को आपने देखा है जो हर आइडिया पर टूट पड़ता है? रोज़ रोज़ उनकी प्लानिंग बदलती है, सोचते कम हैं और करते ज़्यादा हैं, या करने को लेकर के उतारू रहते हैं हमेशा। ऐसे किसी इंसान को अगर आप जानते हैं या आपको लगता है कि आप खुद ऐसे हैं, तो अपनी कुंडली में या उस इंसान की कुंडली में ज़रूर इन योगों को चेक करिएगा जो मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा। आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले छोटी सी दरख्वास्त है कि YouTube पे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें आप, और Instagram पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिए। और हाँ, एक बात और है, जो लोग भी मुझसे कंसल्टेशन के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, मैं उनको बोलना चाहूँगा कि डायरेक्टली मुझे कॉल ना करें। जो मेरे नंबर इंस्टा पे भी दिया हुआ है और यूट्यूब के पिंड कमेंट में आपको नंबर दिया गया है, लेकिन वो व्हाट्सअप करिए आप सबसे पहले। तो जो भी आप कुंडली दिखवाना चाहते हैं, प्रश्न कुंडली के द्वारा कोई खास प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं, या फिर घर का वास्तु दिखवाना चाहते हैं, तो पहले आप मुझे मैसेज करें। और पेड कंसल्टेशन होता है, मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ। तो पहले फीस रिलेटेड आप बात कर लें, उसके बाद में फिर आप हम चर्चा को आगे बढ़ा सकते हैं फिर। और जो लोग वास्तुशास्त्र सीखना चाहते हैं या फिर प्रश्न कुंडली विद्या सीखना चाहते हैं, वैदिक कार्ड सीखना चाहते हैं, इनमें से कोई भी या तीनों अगर आप सीखना चाहते हैं तो भी सीख सकते हैं। उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट करिए, मैं सारी जानकारी आपको दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कुंडली में कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो इंसान को जल्दबाज बनाते हैं, कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं। तो उसके पीछे सबसे ज़्यादा जो रोल होता है वो राहु और केतु का होता है। प्राथमिक तौर पे मैं बता रहा हूँ, इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे इस बात को। देखिए, राहु की क्या क्वालिटी होती है। राहु हाईली फोकस्ड ग्रह होता है, लेकिन शॉर्ट टर्म सोचने वाला ग्रह होता है। राहु कोई बहुत ज़्यादा लंबी प्लानिंग नहीं बनाता है। अक्सर लोग ऐसा सोच सकते हैं कि राहु बहुत यानी डिप्लोमेटिक ग्रह है, पॉलिटिकल माइंड रखने वाला ग्रह है, लेकिन अकेला राहु ग्रह नहीं है। राहु केवल जो क्लेवर जो अप्रोच है वो राहु की होती है, शॉर्टकट वाला माइंड राहु का होता है। इसलिए अगर उसके कॉम्बिनेशंस खराब बन रहे हों, नेगेटिव बन रहे हों, तो आपको जल्दी जंप करवा देगा किसी भी विषय पे। जैसे कि आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, मान के चलिए वो दोस्त इसी नेचर का है, आप बात कर रहे हैं उससे, तो होगा क्या, कोई भी बात आप निकाल लेंगे, कोई बिजनेस से रिलेटेड बात निकली तो जो भी आप बोलेंगे वो तुरंत उसमें से आइडियाज़ निकाल लेगा और बोलेगा कि यार इस पे हम वर्क करते हैं, इस पे काम करते हैं। वो ये नहीं सोचेगा कि भाई अभी अभी तो कोई बात निकली है, अचानक से कैसे आपके मन में आइडिया आएगा, कैसे आ गया ये, और आप इसको इतने जल्दी आप कैसे उसको करियर के तौर पे आप ले सकते हैं सिर्फ छोटे से आइडिया पे। ऐसा होता नहीं है। ऐसी स्टोरीज हमने सुनी होती कि अचानक रास्ते चलते चलते एक आइडिया, ऐसा कुछ होता नहीं है। आइडियाज़ पचासों आ सकते हैं, बट जब आप उस पर प्लानिंग करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, तब आपको लगता है कि फाइनल करना चाहिए। तो राहु बहुत जल्दी जंप करवा देता है। अब आते हैं केतु पे। केतु के केस में क्या होता है कि केतु बुनियाद, हालांकि इसमें जो सबसे जो मास्टर ग्रह जो है वो केतु ही है। सबसे जल्दबाज जो ग्रह, जल्दबाजी करवाने वाला जो ग्रह होता है वो केतु होता है, क्योंकि केतु बुद्धि के द्वारा कोई फैसला नहीं लेता। केतु में सिर्फ एनर्जी होती है और इंट्यूशन होती है। तो केतु प्रधान व्यक्ति को, या केतु, अभी जो मैं योग बताऊंगा उसमें केतु का जो भी इन्वॉल्वमेंट होगा उसमें इंसान को हमेशा इंट्यूटिवली ऐसा लगता रहता है कि ये चीज़ वर्क कर जाएगी, ये मेरे जो दिमाग में आ रहा है ये कोई शक्ति है जो मुझे बता रही है। या अगर वो शक्ति वगैरह को नहीं भी मानता है तो उसको लगेगा कि यार मेरी गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग होती है, मैं जो फैसले लेता हूँ सही है ना। ओवर कॉन्फिडेंस केतु दे सकता है। ये सब तब होगा जब राहु केतु दोनों के केस में जब नेगेटिव अगर कॉम्बिनेशन होंगे, नेगेटिव योग होंगे, तब ये चीज़ होगी। ऐसा नहीं है कि ये कोई ग्रह खराब होते हैं, ऐसा कोई ग्रह खराब या अच्छा नहीं होता, उसके कॉम्बिनेशन उसको, उसके नेगेटिव और पॉजिटिव साइड को बाहर निकालते हैं। लेकिन राहु केतु का इन्वॉल्वमेंट इसमें सबसे ज़्यादा है। अब इसके साथ में कुछ ग्रह और भी हैं, जैसे कि बुध है, चंद्रमा है और शुक्र है। ये इसमें भी बुध और चंद्रमा सबसे ज़्यादा इस मामले में प्रभावी होते हैं। ये क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि चंद्रमा और जो बुध है ये सबसे ज़्यादा बाल्य स्वभाव वाले ग्रह होते हैं। शुक्र तो फिर भी उतना नहीं है, लेकिन बुध सबसे ज़्यादा बाल्य अवस्था का ग्रह है ही, बच्चा ग्रह बोलते हैं उसको पूरे ग्रहों में।
चंद्रमा फेमिनाइन नेचर का है, माता का कारक है, वो ठीक है, वो रिलेशनशिप के मामले में, लेकिन चंद्रमा का अपना नेचर बहुत सॉफ्ट सेंसिटिव, एक तरह से बच्चों जैसा ही होता है, ठीक है, इमोशनली ड्रिवन होते हैं। तो यहाँ पे भी ये चांसेस बहुत बन जाते हैं। अब कुछ हाउसेस पे बात करते हैं। हाउस में 3rd हाउस और 12th हाउस, और जिसमें कि 12th हाउस सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इंस्टेबिलिटी का होता है, दूरस्थ यात्रा का होता है। 12th हाउस का जो नेचर है दूरस्थ यात्रा करवाता है, तो यात्रा सबसे ज़्यादा मोबिलिटी वाली बात है कि आप जैसे आप मान के चलिए आपको बहुत लंबी यात्रा करनी है, तो उतनी देर आपको सफ़र में बिताने पड़ेंगे। 12th हाउस एक्टिव होने से व्यक्ति बहुत लंबे सफ़र आसानी से कर पाता है, घूम फिर पाता है आसानी से, क्योंकि लंबी यात्रा का है। तो 12th हाउस का रोल यहाँ भी यही करेगा कि इंसान को जल्दबाज बनाएगा, ईजीली शिफ्ट करना, शिफ्टिंग के लिए माइंड को तैयार रखना, ये 12th हाउस का गुण है। 3rd हाउस तो होता ही पराक्रम का है, तो रेडी टू एक्शन, हमेशा एक्शन के लिए तैयार, एक्सट्रोवर्ट, है ना। थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट छठे का भी होता है, लेकिन छठा चूंकि संघर्ष का, मेहनत का होता है, तो कुछ समय बाद छठे में ये क्वालिटी नहीं रहती, फिर कुछ टाइम के बाद में प्लानिंग और वो सारा कुछ आ जाता है। और छठे की फिर भी जो प्लानिंग होगी ना, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होगी, एकदम एक्शन ओरिएंटेड नहीं होगी। अब ये तो मैंने फंडामेंटल्स बता दिए, वैसे इसमें योग देखना कैसे आप देखोगे, तो उसमें छोटी छोटी चीज़ें, कुछ एग्जाम्पल्स ही बता पाता हूँ। योगों को रटेंगे तो बात बन नहीं पाएगी, फिर तो कुछ एग्जाम्पल से बताता हूँ तो आप समझ जाएंगे। जैसे कि चंद्रमा जो है लगन का स्वामी हो, यानी कि कर्क लगन, और 12वें स्थान में चंद्रमा हो, तो लग्नेश का 12वें में होना, तो वो ये जल्दबाज और मोबिलिटी, एक माइंड सेट, मोबाइल माइंड देगा ही देगा, वो स्थिर रहने वाला दिमाग तो नहीं देगा। अकेले इस योग की बात करें, बाकी दूसरे योग हो सकते हैं जो संतुलन दे दें। तो लग्नेश जब 12वें में होगा, अपने से 12वें और 12वें हाउस, तो उसमें ये चंचलता रहेगी। लेकिन कर्क लगन में चूंकि चंद्रमा स्वामी है, तो ये चंचलता बहुत ज़्यादा होगी, ये फिर एक्सट्रीम हो जाएगी, वो फिर उस जोन से निकल नहीं पाएगा ऐसा इंसान, बहुत कठिन हो जाएगा उसके लिए। अब ये जगह शनि है या कोई मंगल दूसरा, उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं, वो उसको एग्जीक्यूट कर लेगा वो उस जोन में, क्योंकि वो बेसिकली वैसा ग्रह है कि वो उस एनर्जी के साथ, उस अवस्था में वो एक्शन कर लेगा। शनि है, मंगल है, ये ग्रह हैं ऐसे। चंद्रमा के केस में ये नहीं हो पाएगा, चंद्रमा को संतुलन और ठहराव की ज़रूरत है, ठीक। अगर यहाँ पे बुध हो, जैसे कि मिथुन लगन या कन्या लगन, उसमें भी यही स्थिति बनेगी। 12वें में हो जाए लग्नेश, तो भी ये स्थिति बनेगी। लग्नेश यही ग्रह हैं और 3rd हाउस में हो जाए या 6th हाउस में हो जाए, जैसे कि मैंने बताया 6th में इतना ज़्यादा नहीं रहेगा, शुरुआती दिनों में, शुरुआती जीवन में रहेगा ये, लेकिन और 3rd हाउस में है तो बिल्कुल हमेशा चंचलता और ये प्लानिंग बदलने वाली बात, ये बेसिक हुआ, मतलब इन हाउस के कॉम्बिनेशन आने चाहिए कहीं ना कहीं। अब अकेले इससे नहीं होगा, लेकिन इस पर राहु या केतु का इन्फ्लुएंस बनना चाहिए, चाहे उस ग्रह पे हो या उस हाउस पे हो। जैसे लग्नेश, अभी लगन की बात हमने की, तो या तो लगन में राहु केतु हो या दृष्टि हो, या लग्नेश के साथ राहु केतु हो या दृष्टि हो, राहु केतु का प्रभाव होना चाहिए, ये एक चीज़ होगी। इसके अलावा जैसे कि प्रोफेशन की बात करें, क्योंकि ये भी देखना होगा ना कि इंसान किस तरीके के आइडियाज़ में जंप करता है, इजीली जल्दी एक्शन में आ जाता है। ज़रूरी नहीं कि हर बात में ही ऐसा कर रहा हो। लगन और लग्नेश का एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया क्योंकि वो लगभग आपका ओवरऑल लाइफ का ही प्रतिनिधित्व करता है, ओवरऑल लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। तो लाइफ ही ऐसी रहेगी जैसा लगन या लग्नेश की स्थिति, पूरी लाइफ लगभग ऐसी ही होती। फिर भी अलग अलग विषय देखने के लिए एक हम उदाहरण लेते हैं, जैसे केतु 5th हाउस में हो या 5th लॉर्ड के साथ केतु हो, केतु का इफेक्ट, कुल मिला के केतु का इफेक्ट ज़्यादा हो 5th हाउस पे, तो ऐसा इंसान मल्टीपल कोर्सेज करने को देखता है। उसको जो जैसी सलाह दे दे उस कोर्स में जंप कर जाएगा, अलग अलग सर्टिफिकेशंस को लेगा, भले उसके काम आए ना आए। अब ये नुकसान उसका है या फ़ायदे में कन्वर्ट होता है, वो तो डिफरेंट जो प्लैनेट्स हैं और योग हैं वो बताएंगे। मैं सिर्फ यहाँ नेचर की बात कर रहा हूँ। तो 5th हाउस में जैसा मैंने बताया, तो वो मल्टीपल चीज़ें, राहु में भी यही होता है, मल्टीपल कोर्सेज करवाना। हालांकि इसमें एक ही कॉम्बिनेशन को आपको नहीं देखना है, सिर्फ ये जो है आइडिया के लिए मैं बता रहा हूँ, एक्जैक्टली इसमें रट्टा नहीं मारना है इस चीज़ को जो मैं बता रहा हूँ। फिर प्रोफेशन के केस में अगर केतु का इफेक्ट
या राहु का इफेक्ट 10th में हो किसी तरीके से, 10th लॉर्ड की भी यही स्थिति हो, प्लस ये जो हाउसेस मैंने बताया उसको भी याद रखिएगा। तो ऐसे में भी यही होता है, शिफ्टिंग होती है, जॉब्स बहुत चेंज होती है, बिजनेस रिलेटेड प्लानिंग बहुत, ऐसा इंसान बदलते रहता है। अगर बिजनेस कर भी रहा है तो मल्टीपल तरीके से करने को देखेगा, वो अलग अलग चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट करेगा। वो फ़ायदे में जाता है कि नुकसान में जाता है वो अलग विषय, उसके लिए डिफरेंट और हाउसेस के उसमें कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो उससे पता चलता है। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन है जो मैंने आपको बताया कि जिसमें इंसान का मन चलायमान रहता है और वो इजीली जंप कर जाता है कोई भी किसी भी आइडियाज़ पे। तो चलायमान वाली बात है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको उम्मीद है, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ इससे जानने को मिला होगा। और अगर आप ऐसे ही जानकारियाँ लेना चाहते हैं और किसी ख़ास कोई आपका प्रश्न है ज्योतिष से रिलेटेड, यानी कि आप चाहते हैं कि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो ज़रूर कमेंट करिएगा, तो मैं उस टॉपिक पे भी कोशिश करूंगा वीडियो बनाने की। और पसंद आया हो वीडियो तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अपॉइंटमेंट संबंधी कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो पिन कमेंट में नंबर दिया हुआ है, या अगर इंस्टा पे देख रहे हैं तो मुझे डीएम कर सकते हैं, तो आप मैसेज करिए मुझे और फिर वहाँ पे बात हो जाएगी। तो ऐसे ही वीडियोस में और लाते रहूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।